आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुल्म इश्क भाग 2 रीकैप। आखिर इस हवेली में चल क्या रहा है? माधव की बात सुन युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। एक तरफ तो उसके सर में दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ बार बार श्रद्धा का यूं गायब हो जाना उसे परेशान कर रहा था। उसने चीखते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है इस हवेली की औरतों को? तभी ठीक उसके पीछे से उसे श्रद्धा की आवाज आई। अब आगे। युवराज, क्या हुआ है? क्यों इतना चीख रहे हो? युवराज ने पलटकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम अंदर से कहाँ से आ रही हो? मैंने तो पूरी हवेली में तुम्हें देखा, तुम कहीं नहीं थी। हो वेट, अब मैं कुछ कुछ बात को समझ रहा हूँ। एक बात मुझे बताओ, कहीं तुम उस नीचे वाले तहखाने में तो नहीं गई थी? वहीं से आ रही हो ना अभी? बोलो बोलो ना। क्या कह रहे हो? नीचे वाले तहखाने में? भला मैं वहां क्यों जाऊंगी? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी श्रद्धा के पीछे से शंकु ने आते हुए कहा, नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल आज सुबह हमने हवेली की छत पर करके कुछ चीजें धूप में रखी थी। शाम तक उन्हें वापस लाना था, इसीलिए मैं भूल गई थी। लेकिन भाभी आपका इंतजार कर रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें उन चीज़ों की याद आई तो हम दोनों ऊपर छत पर गई थी। शायद जब आप हमें यहाँ नीचे हवेली में ढूंढ रहे थे तब हम ऊपर ही होंगे, इसीलिए आपको कोई दिखाई नहीं दिया। युवराज ने उसकी बात को काटते हुए श्रद्धा को देखकर कहा, नहीं, मुझे पता है तुम नीचे उस तहखाने में गई थी। बोलो, क्या छुपा रहे हो तुम? बोलते क्यों नहीं? सबको उस तहखाने की ही पड़ी है, संजय, आकाश और अब तुम भी। युवराज झुंझलाकर बोला तो श्रद्धा ने युवराज के नजदीक आते हुए कहा, तुमने पी रखी है ना? जानती थी, इसीलिए हमेशा मना करती थी। लेकिन इस बार सोचा था काफी समय बाद अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो तो प्यार से तुम्हारी बात मान गई थी और तुम्हें थोड़ी पीने की इजाजत दे दी थी। कहा भी था मैंने, ज्यादा मत पीना, लेकिन नहीं। यहाँ किसको समझ आती है मेरी? चलो अब सो जाओ चलकर, हम सुबह बात करेंगे। नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। मैंने पी जरूर है, लेकिन मैं नशे में नहीं हूँ। श्रद्धा, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? बताओ मुझे। मैं आया हूँ तब से कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा चल रहा है इस घर में। श्रद्धा ने युवराज का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं क्या और क्यों छुपाऊंगी तुमसे? अच्छा, अगर तुम ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो हम कल सुबह बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना? श्रद्धा के प्यार भरे लहजे ने युवराज को आगे कुछ कहने से रोक दिया। वैसे भी काफी रात हो चुकी थी, बात को आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं था। उसने श्रद्धा की ओर देखा और कहा, मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, तुम ऊपर कमरे में जाकर लेटो, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद तो युवराज अपने कमरे में चला गया। श्रद्धा ने शंकु की ओर देखा और सर दर्द की दवा लाने को कहा। दवाई देकर भी वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह जब युवराज की आंख खुली तो उसने देखा सुबह के 10 बजने ही वाले थे। श्रद्धा पहले ही उठ चुकी थी। अचानक युवराज को रात की सारी बातें एक एक कर याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि कल रात शायद उसने श्रद्धा के साथ कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर ली थी। उसे ये भी याद आया कि उसने श्रद्धा से तहखाने को लेकर भी कुछ सवाल किए थे, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था आखिर उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से। क्यों उसने इस तरह से श्रद्धा से सवाल किए थे? लगता है संजय और आकाश की बात को मैंने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। मैं पूरा वक्त वही सब कुछ सोच रहा था। उनकी बातों में आकर खामखा श्रद्धा पर बरस पड़ा। कुछ दोष तो रात की उन ड्रिंक्स का भी है जो मैंने पी थी। सही तो कह रही है वो। उसका क्या लेना देना तय खाने से? वो उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। युवराज ने भले ही अपने आप को समझाते हुए ये दिलासा दिया था कि श्रद्धा का उस तहखाने से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, लेकिन असल बात तो ये भी थी कि इस बात को वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। फ्रेश होकर जब वो नीचे आया उसे लगा श्रद्धा उससे रूठी होगी, लेकिन इसके विपरीत वो तो युवराज के लिए टेबल पर उसका ब्रेकफास्ट लगा रही थी। जैसे ही उसने युवराज को देखा तो पूछा, अरे तुम जाग गए? अब सर दर्द कैसा है तुम्हारा? आओ नाश्ता करते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। युवराज डाइनिंग के पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। श्रद्धा ने उसकी प्लेट में कालू का पराठा रखा और कप में चाय निकालने लगी। तभी युवराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी श्रद्धू, कल रात के लिए तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? क्या मैं तुम्हें नाराज लग रही हूँ? नहीं ना? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? कल बस तुमने ज्यादा पी ली थी, शायद इसीलिए तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे थे। मैं नहीं जानती तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी क्या बात हुई है, लेकिन अचानक के तहखाने के बाद तुमने क्यों ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मुझ पर किसी बात को लेकर शक है? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे साफ साफ बात कर सकते हो। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे दोस्त लोग भी ना पता नहीं क्यों क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं।
कल बातों बातों में अपनी हवेली और उसमें मौजूद तहखाने को लेकर आकाश ने कमेंट पास किया था। उसके पहले संजय ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, तो मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। इसीलिए बस तुम्हें कुछ भी कहता चला गया। लेकिन मैं खुश हूँ ये देख कर कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। अच्छा चलो, अब नाश्ता करते हैं, ये सब बातें भूल जाओ। हाँ, एक बात तुमसे कहनी थी। आज 4 बजे मैंने डॉक्टर काम्बोज का अपॉइंटमेंट लिया है, तो मैं उनके क्लिनिक जाऊंगी। युवराज ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा। मगर क्यों? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। श्रद्धा ने अपने हाथ को धीरे से खुजलाते हुए कहा। हाँ, वैसे तो सब ठीक है, बस कल से कुछ इचिंग सी हो रही है। डॉक्टर ने कहा था इचिंग या जलन जैसा कुछ महसूस हो तो दिखा देना। अच्छा ठीक है, मैं ले चलूंगा तुम्हें आज 4 बजे। नहीं, मैं खुद ही ड्राइवर करके चली जाऊंगी। तुम क्यों परेशान होती हो? इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वहाँ मुझे समय भी लग सकता है युवराज, और उसके बाद 1-2 चीज़ों की शॉपिंग करते हुए मैं घर आ जाऊंगी। तुम अपने काम कर लेना तब तक। चाहो तो दूसरी गाड़ी से कहीं जाना हो तो जाकर आना। आर यू श्योर श्रद्धा कि मेरे आने की ज़रूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल। युवराज ने भी ज़्यादा फोर्स किए बिना उसकी बात मान ली। उस दिन ठीक 3:30 बजे श्रद्धा डॉक्टर काम्बोज से मिलने चली गई। युवराज दोपहर भर अपने कमरे में अपने लैपटॉप को लेकर बैठा था। कुछ काम करने के बाद उसने आलस लेते हुए लैपटॉप को बंद किया और वह नीचे हॉल में आया। अपनी सुस्ती भगाने के लिए उसने सोचा वो शंकु से 1 कप कॉफ़ी बनवा लेगा। लेकिन जब वो किचन की तरफ गया तो देखा शंकु वहाँ कहीं नहीं थी। उसने सोचा कॉफ़ी तो वो खुद भी बना सकता है। वो किचन में गया और कॉफ़ी ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र फ्रिज के पास टंगे के स्टैंड पर गई, जिस पर कुछ चाबियां टंगी हुई थी। उसमें एक चाबी को देखते हुए ही उसे याद आया, ये तो उस दरवाजे की चाबी थी जिसके पीछे की सीढ़ियां सीधे तहखाने की ओर जाती थी। सुबह से जिस बात को वो भूलना चाह रहा था, वही बात बार बार उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह वार कर रही थी। उसने सोचा मैं श्रद्धा पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके अजीब रवैये ने मुझे परेशान तो किया ही है। क्यों ना आज मैं एक चक्कर नीचे लगा कर आऊँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मुझे पता भी चल जाएगा। उसने जल्दी से उस चाबी को लिया और वो किचन से निकलकर उस दरवाजे के पास पहुंचा। ताला खोलकर उसने सीढ़ियों के पास वाले स्विच को दबाया, जिसके बाद वो लाइट की रोशनी में सीढ़ियां साफ साफ नजर आने लगी। उसने अपना पांव पहले सीढ़ी पर रखा ही था कि एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया, पर जगह पर ना जा पाने का उसका डर उस पर हावी सा होने लगा। उसने अपने आप से कहा, रिलैक्स युवराज, ये जगह तुम्हारा घर है, यहाँ रोशनी है, नीचे सीढ़ियां उतरने के बाद भी बड़ा सा कमरा ही होगा, रिलैक्स। उसने अपने क्लॉस्ट्रोफोबिक डर को कुछ हद तक काबू में किया और सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए युवराज को अपने दादाजी के साथ हुई एक बात याद आ रही थी। एक बार जब युवराज ने उन्हें इस तहखाने के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था पहले के ज़माने में बड़े बड़े घरों और हवेलियों में तहखाना होना आम बात होती थी। घर के लोग इस जगह का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए करते थे। उनके मुताबिक कई लोग घर के इस हिस्से में तिजोरियां और कीमती चीज़ें रखते थे, ताकि आम लोगों की नज़र इस पर ना पड़े। वैसे भी युवराज के दादाजी ने इस तहखाने के बारे में कभी कोई नकारात्मक बात नहीं की थी। ना जाने लोग क्यों ऐसी जगह को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। यही सोचते हुए जब उसने पूरी सीढ़ियां उतर ली, तो उसने अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाया। रोशनी के लिए इधर उधर देखा तो उसे एक स्विच नजर आया, जिसे दबाते ही कमरे की छत पर मौजूद एक बड़ा सा झूमर जगमगा उठा। उसने वहीं से खड़े खड़े एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। कमाल की बात थी, इतने दिनों से बंद होने के बावजूद वहां पर कोई धूल या जाला नहीं लगा था। कमरा एकदम साफ नजर आ रहा था। पूरे कमरे में एक बड़ा सा कालीन बिछा हुआ था। कमरे के एक तरफ पुराने जमाने का एंटीक फर्नीचर रखा हुआ था। दीवारों पर कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। हर कोने में कुछ बड़ी मेटल से बनी मूर्तियां खड़ी थी। एक तरफ की दीवार पूरी तरह से किताबों की खुली अलमारी से ढकी थी। अलमारी में इतनी सारी किताबें देखकर वो चलते हुए उनके पास गया। बाकी कमरा भले ही थोड़ा साफ सुथरा था, लेकिन किताबें पूरी तरह से धूल में लिपटी पड़ी थी। उसने अलमारी से एक किताब उठाई और बस उसे खोलकर देख ही रहा था कि तभी उसे लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। उस पर उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें उभर आई। उसे किसी की लंबी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, पर यह कह पाना मुश्किल था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसने एक तेज नजर पूरे कमरे में दौड़ाई। तभी एक तरफ उसे एक और दरवाजा नजर आया। उसने अपने हाथ की किताब को वापस अलमारी में रखा और वो उस दरवाजे की ओर बढ़ गया। अचानक उसने महसूस किया सांसों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। उसने सोचा, क्या तब मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ आ रही थी? उसने बिना वक्त गंवाए अपने सामने वाले दरवाजे को खोला तो देखा वहाँ एक छोटा बेड रखा हुआ था। देखने से पता चल रहा था कि एक काफ़ी पुराना बेड था। कमरे में एक तरफ एक छोटी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और एक कुर्सी रखी हुई थी। एक कोने में एक बड़ी सी तिजोरी रखी हुई थी, जिसे देख उसे अपने दादाजी की कही बात एक बार फिर से याद आ गई।
वो चलते हुए तिजोरी के पास गया और उसे खोलकर देखा तो वो पूरी तरह खाली पड़ी थी। उस पूरे कमरे की सजावट किसी छोटे बेडरूम की तरह ही की गई थी। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया, उस पूरी जगह पर ताज़ी हवा आने के लिए ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई झरोखा। एक बार फिर उसे लगा कि शायद यह ज्यादा देर सांस नहीं ले पाएगा। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तहखाने में उन दो कमरों के अलावा और भी कुछ नहीं था। अब उसके लिए वहां ज्यादा देर तक रुक पाना मुश्किल हो रहा था। वो छोटे कमरे से बाहर आया और वापस सीढ़ियों के पास आकर बड़े कमरे की लाइट ऑफ करने लगा। जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, उसे छन सी कोई आवाज आई। वो घबरा गया। उसने तुरंत लाइट को दोबारा ऑन किया और इधर उधर देखा, मगर वो आवाज बंद हो चुकी थी। उसका दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपने दिल को धड़कते हुए सुन सकता था। उसकी सांसें फूलने लगी। उसने फिर से लाइट को बंद किया और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। बाहर आते ही वो वही किचन के पास बैठ गया। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। तभी शंकु किचन की ओर आई। उसने युवराज को देखा और वो दौड़कर उसके पास आते हुए पूछने लगी, अरे युवराज भैया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो भागकर किचन में गई और एक ग्लास पानी ले आई। पानी का ग्लास युवराज को थमाकर वो भागती हुई बाहर गई। युवराज उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। माधव, माधव, जरा जल्दी आना तो देखो युवराज भैया को क्या हुआ है। 2 मिनट में माधव के साथ दोबारा युवराज के पास आ गई। क्या हुआ युवराज भैया, आपकी तबीयत खराब है? डॉक्टर को बुलाकर ले आऊं? माधव ने घबराते हुए पूछा। युवराज ने पानी पीते हुए उसे अपने हाथों से ना का इशारा किया और कहा, मैं ठीक हूँ। बस दम घुटने लगा था। सीढ़ी के पास वाला दरवाजा खुला देख शंकु ने हैरानी से पूछा, आप नीचे वाले कमरे में गए थे? शंकु को हैरान और परेशान देख युवराज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैं नीचे वाले कमरे में नहीं जा सकता क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? शंकु ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही बस पूछ रही थी। युवराज ने अपने हाथ का ग्लास उसे दिया और वो खुद उठते हुए कहने लगा, एक बात बताओ शंकु, क्या नीचे वाले कमरे में कोई आता जाता रहा है क्या? मैं खुद कभी वहां नहीं गया था, लेकिन आज देखा तो वो जगह काफी साफ सुथरी लग रही है। तो क्या है ना भैया, आप जब यहाँ नहीं थे तो एक दिन श्वेता भाभी मुझे नीचे वाले कमरे में ले गई थी। तब तो बहुत ही धूल मिट्टी से भरा था वहाँ सब कुछ। उन्होंने सफाई करने को कहा तो मैंने दोनों कमरे साफ कर दिए थे, बस इतना ही। क्या आखिर तुम लोगों को जरूरत ही क्या थी नीचे जाने की? और श्रद्धा ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें मना भी किया था, मगर साक्षी दीदी और वो दोनों कहने लगी, देखो तो सही नीचे है क्या? क्या साक्षी भी गई थी नीचे? जी भैया, एक दिन शाम को मैं सबके लिए चाय बना रही थी। उस वक्त साक्षी दीदी और भाभी टीवी पर कोई फिल्म देख रही थी। उस पर ऐसे ही किसी तहखाने की बात सुन श्रद्धा भाभी ने साक्षी दीदी को अपने हवेली वाले इस कमरे के बारे में बताया। बातों बातों में दोनों ने नीचे जाने की बात कही। मैंने कहा भी था कि काफी सालों से वहां कोई नहीं गया है। फिर उन्होंने मुझे चाबी का पूछा। थोड़ी देर ही में हम नीचे वाले कमरे में थे। श्रद्धा भाभी को वो जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे सफाई करने को कहा। मैं जानता था कोई तो बात है जो श्रद्धा मुझसे छिपा रही है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इस पर छिपाने वाली तो कोई बात नहीं है। फिर क्यों उसने ऐसा किया? भाभी आपको बताना भूल भी गई होंगी भैया, उस दिन के बाद हम लोग कभी नीचे नहीं गए, शायद इसीलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माधव के हाथों मेरे लिए 1 कप कॉफी भिजवा दो। बात को टालते हुए वो बस इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। उसने अपने किसी काम के लिए लैपटॉप को ऑन तो किया, लेकिन उसका ध्यान उसके काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे तहखाने के वो 2 कमरे याद आ रहे थे। अचानक से उन गहरी सांसों की आवाज़ का आना, वहाँ किसी होने के आभास, और फिर आखिर में छन सी जो आवाज़ आई थी, वो सब क्या था? जैसे किसी की चूड़ी या पायल बजी हो। तभी अपने ही विचारों में गुम युवराज को एक ख्याल आया। कहीं श्रद्धा के अंदर बदलाव की वजह ये तो नहीं? कई वर्षों से बंद उन 2 कमरों में कहीं कोई राज तो नहीं छुपा था? कहीं सचमुच किसी नकारात्मक शक्ति ने श्रद्धा को अपने वश में तो नहीं कर लिया है? पहले तो कभी वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी और ना ही इस वक्त इस तरह का बर्ताव करती थी। नहीं नहीं, मैं भी कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा हूँ। भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आज श्रद्धा से बात करूँगा, पूछूंगा उससे आखिर क्यों उसने मुझसे ये बात छुपाई। अपने आप से ही बातें करता हुआ वो बेडरूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ ही था कि उसे एक बार कार हवेली के गेट में प्रवेश करती हुई नजर आई। श्रद्धा डॉक्टर काम्बोज से मिलकर आ चुकी थी। उसने गाड़ी पार्क की, वो गाड़ी से उतर ही रही थी कि शंकु भागकर उसके पास पहुंची। युवराज अपने रूम की खिड़की से सारा नज़ारा देख रहा था। उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन शंकु ने जैसे ही श्रद्धा को कुछ बात बताई, उसने ऊपर कमरे की ओर देखा।
युवराज ने झटके से पीछे होते हुए अपने आप को छुपा लिया। फिर उसने धीरे से छुपकर नीचे झांक कर देखा तो श्रद्धा शंकु के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बात कर रही थी। फिर वो दोनों हवेली के अंदर आने के लिए दरवाजे की ओर चली गई। युवराज के कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो माधव था जो उसके लिए कॉफी लेकर आया था। माधव ने कॉफी का कप साइड टेबल पर रखा और युवराज की ओर देखते हुए पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है भैया? मैं जानता हूँ आपको बंद और संकरी जगह पर जाने से घबराहट होती है। ऐसा तो आपको नीचे नहीं जाना चाहिए था। कुछ काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं, अब ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे माधव एक बात बताओ मुझे, क्या तुम कभी वहाँ निचले कमरों में गए हो? क्या कोई ऐसी अलग बात है जो तुमने वहाँ महसूस की हो? नहीं, मैं तो कभी नहीं गया वहाँ पर। ये तो आज मैंने शंकु के मुंह से पहली बार सुना कि इन औरतों ने मिलकर उस कमरे के ताले को खोला था। जब आप ही कभी नहीं गए वहाँ तो हम लोगों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मगर एक बात तो है, पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा भाभी में बहुत बदलाव महसूस किया है मैंने इसका जिक्र शंकु से भी किया था, मगर उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। उल्टा वो तो हर वक्त श्रद्धा भाभी के साथ होती है आजकल। तुमने शंकु से पूछा नहीं इस बारे में? कई बार पूछा भैया, मगर शंकु तो हर बार यही कहती कि आप यहाँ नहीं है तो भाभी को अकेलापन ना महसूस हो, इसीलिए वो ये सब कर रही है। तभी दरवाजे के पास कुछ आहट सुन युवराज ने माधव से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अब। जैसे ही माधव कमरे से बाहर निकला, श्रद्धा कमरे में आई। कमरे में आते ही उसने युवराज से सीधा सवाल किया, हो गई तुम्हारी तसल्ली? कुछ मिला तय खाने में? क्या मतलब है तुम्हारा? शंकु बता रही थी तुम नीचे वाले कमरे में गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ गया था, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो गई थी वहाँ। इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अब ये कोई इतनी बड़ी बात या ख़ास बात भी नहीं थी कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं। वो तो एक दिन हम लोग एक हॉरर मूवी देख रहे थे, मेरे मुंह से निकल गया कि इस हवेली में भी ऐसा तय खाना है, तो साक्षी ने जिद की वहाँ चलने की। बस हम लोग वहाँ गए, देखा तो इतनी अच्छी जगह धूल मिट्टी से भरी पड़ी थी। मैंने शंकु से कहकर सफाई करवा दी बस। ये मेरा भी तो घर है युवराज, क्या अपने घर में मैं घूम फिर देख भी नहीं सकती? और क्या अपने घर को साफ सुथरा रखना कोई बहुत बड़ा गुनाह है क्या? तुम्हें आए वक्त ही कितना हुआ है, अब इस बीच कोई बात बताना भूल गई तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि मैंने तुमसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा दी हो। वैसे भी मैं तुम्हारे क्लॉस्ट्रोफोबिक डर को जानती हूँ। अगर मैंने तुम्हें ये बात बता भी दी होती तो तुम वहाँ जाने की जिद करती और खामखा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। और आज ऐसा हुआ भी, लेकिन कल रात के बाद मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक बार तो वहाँ ज़रूर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कल के सवालों में छुपा शक अभी मैं भूली नहीं हूँ। युवराज ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी श्रद्धा की कही हर एक बात को गहराई से सोच रहा था। श्रद्धा उसके नजदीक आई और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हो युवराज, तुम भी ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? आखिर किस बात का टेंशन है तुम्हें? हम दोनों अब साथ हैं, हमें बस एक दूसरे पे खो जाना चाहिए। लेकिन तुम हो कि पता नहीं क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। उसे यूं प्यार भरी शिकायत करते हुए देख युवराज को भी लगा कि वो सच ही तो कह रही है। उसने भी अपने फालतू के विचारों को परे कर श्रद्धा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मैं खामखा स्ट्रेस ले रहा हूँ। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ मैं भी ना जाने क्या क्या सोचने लगा। अच्छा बताओ, डॉक्टर काम्बोज ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस कुछ क्रीम दिया है लगाने को और कहा है कि हाथ की जलन उसी से ठीक हो जाएगी। अब छोड़ो भी इधर उधर की बातें। उसकी बात सुन युवराज ने सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। श्रद्धा ने अपनी प्यार भरी बातों से युवराज को मना लिया था और युवराज भी सब कुछ भूलकर उसके प्यार में खो जाना चाहता था। बातों बातों में श्रद्धा ने उससे कहा, शंकु ने बताया मुझे कि आज किस कदर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं नहीं चाहती कि इन सब फालतू बातों को लेकर तुम्हारी तबीयत खराब हो। मैंने उन कमरों को खोला, देखा, सफाई करवाई, मगर अब बस ना अब तुम वहाँ जाओगे और ना ही मैं। हम ऐसा समझेंगे जैसे वो जगह हमारे घर का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है ना? मेरी इतनी सी बात तो मानोगे ना? युवराज ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वो जो चाहती है वही होगा। उस दिन के बाद युवराज को लगा कि भले ही श्रद्धा ने उससे कुछ बातें छिपाई थी, लेकिन उसकी जगह शायद वो सही थी। यह हवेली उसकी भी थी। वो जब चाहे अपने घर के किसी भी कोने में जाने के लिए आज़ाद थी। नकारात्मक शक्ति की बात वो जो सोच रहा था, शायद वो उसका वहम ही था। श्रद्धा में आए बदलाव की वजह कुछ और भी हो सकती थी। शायद उसका अकेलापन भी एक वजह हो सकती थी। उसे लगा समय के साथ साथ शायद वो अपने वहम को भुला देगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी रात बेरात श्रद्धा अपने बिस्तर से गायब रहती। हमेशा की तरह युवराज उसे ढूंढने के लिए सारी हवेली छान मारता था और फिर कई बार वो उसे किचन या उसके आसपास वाले गलियारे में मिलती। पूछने पर बहाने बना देती। शंकु भी हमेशा श्रद्धा का साथ देती। माधव की तो जैसे अपनी बीवी के सामने कुछ चलती ही नहीं थी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा।
लाख कोशिशों के बावजूद युवराज रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक दिन युवराज को अचानक साक्षी का कॉल आया। उसने अपने मन की बात साक्षी से शेयर की, लेकिन उसने भी कहा कि ये सब उसका वहम है और कुछ नहीं, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि वो किसी दिन श्रद्धा से बात करेगा और उसे समझाएगी। अजीब सी बात थी, उसके बाद अचानक से युवराज को श्रद्धा की हरकतों में फिर बदलाव दिखा। वो अब पहले की तरह नॉर्मल नजर आने लगी थी। युवराज को लगा साक्षी के समझाने का उस पर बहुत अच्छा असर हुआ है। वो उसके लिए उसका शुक्रिया बेहतर करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी वो साक्षी का नंबर सेव नहीं कर पाया। उसने जब अपने मोबाइल की रीसेंट कॉल लिस्ट को चेक किया तो पाया कि एक बार फिर किसी प्राइवेट नंबर से साक्षी ने उसे कॉल किया था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या थी। क्या साक्षी उसे अपना नंबर नहीं देना चाहती थी? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? उसने तुरंत साक्षी को उसकी मेल आईडी पर मैसेज करते हुए उसका अपना नंबर भेजने की बात कही। जाहिर था उसका उत्तर आने में वक्त तो लगना ही था। इस सब के बीच युवराज के ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। विलास से लौटने के बाद उसे अपने शहर के ऑफिस में ही ज्वाइन करना था। वो इस बात से खुश था कि कम से कम साक्षी के समझाने पर तो श्रद्धा नॉर्मल बर्ताव कर रही थी और अब वो आराम से अपने काम पर ध्यान दे पाएगा। मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक शाम जब वो ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो देखा श्रद्धा घर में कहीं नहीं थी। शंकु और माधव से पूछने पर उसे पता चला कि वो कहीं बाहर गई थी। उसे समझते देर न लगी कि श्रद्धा कहाँ होगी। वो तेजी से तहखाने की ओर बढ़ा। उसका शक सही था। वहां के दरवाजे का ताला खुला हुआ था। वो अंदर जाने ही वाला था कि श्रद्धा सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी। उसके हाथों में एक किताब थी जो शायद तहखाने वाली किताबों की अलमारी से वो लेकर आई थी। अचानक युवराज को अपने सामने देख श्रद्धा एक पल के लिए डर गई। वे बाहर आकर बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए ताला लगाने लगी। युवराज ने गुस्से से उसका हाथ को रोकते हुए कहा, हमने क्या डिसाइड किया था कि इस दरवाजे का ताला अब नहीं खुलेगा? फिर तुम वहां नीचे क्या करने गई थी? श्रद्धा ने अपने हाथ की वो किताब दिखाते हुए कहा, मैं बोर हो रही थी तो नीचे से किताब लेने गई थी। झूठ मत कहो, आगे तुम्हें क्या हुआ है श्रद्धू? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और मैं क्यों झूठ कहने लगी तुमसे? हाँ तो मुझे नीचे जाकर देखना है। इधर लाओ वो ताला, मैं खुद ही लगा लूंगा। क्या? पर इसकी क्या जरूरत है युवराज? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, देखा जाएगा, हटो सामने से। ऐसा कहता हुआ वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला गया। श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे नीचे गई। लाइट ऑन करने के बाद उसने एक नजर पूरे कमरे में दौड़ाई, पर सब कुछ बहुत शांत था वहाँ। ठीक उसी पर युवराज को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी हालत देख श्रद्धा ने उससे कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ किताब लेने आई थी, कुछ और नहीं है यहाँ। इससे पहले तुम्हारी तबीयत खराब हो, चलो यहाँ से। युवराज ने लाइट ऑफ की और वहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। श्रद्धा ने भागकर उसे पानी का एक ग्लास लाकर दिया, लेकिन युवराज ने लिया नहीं। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वो सीधा करके बाहर जाने लगा। उसे बाहर जाता देख श्रद्धा भी उसके पीछे भागते हुए गई और पूछने लगी, तुम अभी तो आए हो ऑफिस से, अब कहाँ जा रहे हो? युवराज, मेरी बात तो सुनो। लेकिन युवराज ने उसकी एक ना सुनी और वो अपनी कार में बैठे हवेली के आंगन से होते हुए गेट से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाता हुआ युवराज हवेली से दूर शहर की ओर चल पड़ा था। उसे खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था। श्रद्धा ने एक बार फिर उसे यही याद दिला दिया था कि जिसे वो भूल जाना चाहता था। एक बार फिर उसके मन में श्रद्धा के लिए शक पैदा हो गया था। गाड़ी चलाते चलाते वो अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वो सीधे संजय के कैफे की ओर चल पड़ा। कैफे में पहुंचते ही वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। शाम होने की वजह से कैफे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। चमकीले लाइट्स ऑन हो चुके थे। कॉफी मशीन्स बंद कर बार खुलने का वक्त हो चुका था। कोने के उस टेबल पर युवराज अपना सर को झुकाए बैठा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो वो संजय था। संजय ने हैरत से उसकी ओर देखते हुए कहा, युवराज, तुम कब आए और ऐसे मुंह लटकाए यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सीधा मेरे पास अंदर आने के बजाय यूँ कस्टमर की तरह यहाँ क्यों आकर बैठ गए? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तुम मुझे क्यों परेशान से लग रहे हो युवी? क्या श्रद्धा से झगड़ा हो गया है या ऑफिस की कोई टेंशन है? तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। युवराज ने बात को टालते हुए कहा, नहीं बस थोड़ा थक गया हूँ यार, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें देख मुझे समझ आ रहा है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। शेयर करने से तुम्हें हल्का महसूस होगा। हाँ, मगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। कुछ नहीं यार, श्रद्धा को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं क्या हुआ है उसे आजकल। जब से मैं विदेश से लौट कर आया हूँ वो कुछ बदली बदली सी लगती है मुझे। जब वो मेरे साथ होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो श्रद्धा नहीं बल्कि कोई और ही है जो मेरे साथ रह रही है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये लगती है कि वो बिल्कुल अजनबी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे परसों से जानता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
तुम समझ रहे हो ना? तुम आगे कहते रहो, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके इस बदलते व्यवहार का कारण कहीं न कहीं मेरी हवेली का तहखाना लगता है मुझे। तुम्हें पता है, मेरी गैर मौजूदगी में श्रद्धा ने वो तहखाना खोला था और मेरे लौटने के बाद उसने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो उस दरवाजे के खुलने के बाद से ही हो रहा है। मैं भी गया था वहाँ। वहाँ नीचे 2 कमरे हैं जिसमें कुछ पुरानी एंटीक चीज़ें, ढेर सारी पुरानी किताबें और बस ऐसा ही कुछ सामान पड़ा है। मगर वो जगह भी कुछ अजीब लगी मुझे। मैंने कुछ महसूस किया वहाँ, जैसे वहाँ किसी के होने का आभास, मगर वहाँ उन पुरानी चीज़ों के अलावा कुछ और भी नहीं है। अच्छा, आप कुछ कुछ बात मेरी समझ में आ रही है। अभी जो कुछ तुमने मुझे बताया उसे सुनने के बाद तो मैं यही कह सकता हूँ कि तुम्हें यूं लग रहा है कि उस तहखाने में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो जिसने श्रद्धा को अपने वश में कर लिया है, और इसीलिए वो कुछ बदली बदली सी नजर आती है। यही सोच रहे हो ना तुम? मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता क्योंकि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन जब से तुमने और आकाश ने उस तहखाने के बारे में बात की और जब से मैंने वहाँ कुछ महसूस किया है, मैं इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। और फिर श्रद्धा का बार बार उस दरवाजे के पास भटकना, कभी तो वे हवेली में कहीं नजर नहीं आती और फिर कुछ देर बाद कहीं से अचानक उसका प्रकट हो जाना, हर बार नए बहाने। तुम क्या कहते हो संजय? क्या सच में इस दुनिया में ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति होती है? पहले मुझे बताओ युवी, तुम क्या भगवान को मानते हो? क्या क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले बताओ तो। मानते हो भगवान को? कभी जब मुसीबत में होते हो तो याद करते हो उस ऊपर वाले को? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोई नास्तिक तो नहीं, बिल्कुल भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो बस फिर, जब भगवान जैसी सकारात्मक शक्ति इस दुनिया में हो सकती है तो नकारात्मक शक्तियों का भी वास यहाँ जरूर होगा। मेरा तो भाई यही मानना है। तो क्या तुम भी ये कहना चाह रहे हो कि हो सकता है श्रद्धा पर किसी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शायद जो आभास मुझे हो रहे हैं उनके पीछे भी कोई वजह होगी ही। तभी अचानक संजय के कैफे में मिस मरीना के असिस्टेंट अजय का आना हुआ। अजय को कैफे में प्रवेश करता देख संजय ने युवराज से कहा, अच्छा, अब तुम इन बातों का टेंशन मत लो। तुम्हें शक है ना कि श्रद्धा तुमसे कुछ छिपा रही है और कुछ बात है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तो ऐसे में एक व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। युवराज को संजय की बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? किसकी बात कर रहे हो? मिस मरीना। हाँ, लेडी डिटेक्टिव मिस मरीना की बात कर रहा हूँ मैं। वो देखो, अजय अभी अभी कैफे में आया। वो हमारा क्लासमेट रहा है, तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तुम नहीं जानते, मिस मरीना इंसान का चेहरा पढ़ने में माहिर है। किसी भी जगह को देखने भर से ही वो उस जगह के बारे में जान सकती हैं। जो चीज़ हमारी आंखों से ओझल होती है वो उसे अपनी पैनी नज़र से देख लेती है। तुम अगर अजय से बात करोगे तो वो उस मिस मरीना से तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बात करेगा। लेकिन संजय, क्या ये सही होगा? तुम तो सीधे सीधे मुझे श्रद्धा की जासूसी करवाने का कह रहे हो। अगर श्रद्धा को पता चला तो वो। अब ये सब सोचना छोड़ो युवी, एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? और रही बात श्रद्धा की, तो वो भी तो तुम्हारे झूठ ही कह रही है, तुमसे बातें छिपा रही है। फिर तुम क्यों इतना सोच रहे हो? कहो तो मैं अजय से बात करता हूँ। नहीं, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम उससे बात कर लेना। इतना कहकर संजय उस टेबल के पास गया जहाँ अजय आकर बैठा था। युवराज अपनी जगह पर बैठे उसे दूर से देख रहा था। उसे देखकर संजय ने आकर अजय के हाथ मिलाया। थोड़ी देर इधर उधर की कुछ बात कर उसने युवराज के टेबल की ओर इशारा किया। अजय ने भी एक नज़र युवराज को देखा। उसके देखते युवराज ने उसे दूर से ही हाथ उठाकर हेलो कहा। फिर दोनों बातचीत करते हुए युवराज के पास आए। हेलो युवराज, कैसे हो? संजय कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। युवराज ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और कहा, हेलो अजय, मैं ठीक हूँ। दरअसल बात ऐसे भी कोई ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ तो कहो ना, हम तो पुराने यार दोस्त हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे भी मैं किसी से मिलने आया था यहाँ, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। उसने कहा था शायद उसे देर हो जाएगी। मेरे पास वक्त है, अभी हम बात कर सकते हैं। तभी संजय ने कहा, तुम दोनों बैठो और बात करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी भेजता हूँ। संजय के जाते ही अजय और युवराज दोनों बैठ गए, लेकिन युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करूं। उसकी उलझन को देख अजय ने कहा, देखो, बात अगर बहुत पर्सनल है तो तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरे पास से ये बात कहीं लीक नहीं होगी। मेरा तो काम ही है। हम लोगों को ज़िंदगी में झांकते ज़रूर है, लेकिन उन्हें बदनाम करने या नुकसान पहुँचाने का हमारा इरादा नहीं होता। हम लोग तो सत्यान्वेषी हैं, सत्य की खोज करने वाले। तुम निश्चिंत होकर अपनी बात बताओ, मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। अजय के पास तो युवराज कुछ राहत महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने विदेश से लौटने के बाद से लेकर अब तक की सारी बातें और घटनाएं अजय को विस्तार से बताई। अजय उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हुए अपनी छोटी डायरी में कुछ नोट करते हुए जा रहा था। जब युवराज ने अपनी बात पूरी की तो अजय ने उससे कहा, सबसे पहली बात ये जान लो, इस दुनिया में भूत प्रेत आत्मा जैसे कोई नकारात्मक चीज़ नहीं होती। ये सब हम इंसान के दिमाग की उपज है। दूसरी बात, अभी जो तुमने भी मुझे बताया है
उसे तो यही समझ में आ रहा है कि तुम्हारा शक सही है। तुम्हारी बीवी तुमसे ज़रूर कुछ छिपा रही है और ये जो कुछ भी हुआ है, उसने खाने से भी जुड़ा हुआ है। और एक बात, ये सब उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो तुम्हारी सारी कमज़ोरियों को बहुत अच्छे से जानती है। ऊपरी तौर पर तो मैं ये सब कह सकता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अतीत की कुछ चीज़ें भी जाननी होंगी। इसके लिए तुम्हें मुझे विस्तार से सब कुछ बताना होगा। कैसे तुम लोग मिले, शादी कैसे हुई और ऐसी कुछ बातें। आगे ज़रूरत पड़ी तो मिस मरीना और मैं तुम्हारी हवेली में विजिट करने के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, मगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। इसमें एतराज़ की क्या बात, कोई बात नहीं है। तुम लोग कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें बताने को भी तैयार हूँ। मुझे बस जानना है कि आखिर श्रद्धा को हुआ क्या है। गुड, तो एक काम करती हैं, अभी तो मुझे किसी से मिलना है, वो इंसान आता ही होगा अभी, हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी। तुम ऐसा करो, कल दोपहर में फिर से इसी जगह आकर मुझे मिलो। बस तुम मुझे पास की सारी बातें डिटेल में बताओ, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना? थैंक्स यार। इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरा काम है और फिर हम तो पुराने यार हैं। चलो मैं अभी चलता हूँ। वो देखो, मुझे जिससे मिलना था वो इंसान भी आ गया। कल दोपहर में मिलती हैं। इतना कहकर अजय ने उसके हाथ हिलाया और वो दूसरी टेबल पर चला गया। युवराज भी उठकर कैफे के अंदर वाले हिस्से में आ गया जहाँ संजय उसका इंतजार कर रहा था। उसने संजय को कल फिर कैफे में आने की बात कही और फिर अपनी हवेली की ओर चल पड़ा। अपनी गाड़ी से हवेली की ओर जाते हुए युवराज कुछ राहत महसूस कर रहा था। अजय से बात कर उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था। उसे यकीन था कि अजय और मिस मरीना की मदद से उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर उसके मन में एक डर भी था कि क्या होगा अगर ये सब कुछ सिवाय उसके वहम के अलावा कुछ और ना हुआ तो। क्या होगा, श्रद्धा सही हो वो गलत होगा तो कैसे सामना करेगा वो फिर उसका। एक साथ कई सवाल उसके मन में आ रहे थे। अगर श्रद्धा ने मुझसे इस बात को लेकर सवाल किया तो कैसे उसे समझाऊंगा मैं। घर के जाति मामलों में बाहरी लोगों को और भी डिटेक्टिव को शामिल करने से कहीं मेरी छोटी सी बसी बसाई दुनिया ना उजड़ जाए। इससे तो अच्छा होगा कि मैं उसे इस बारे में कुछ भी ना पता चलने दूँ। मिस मरीना और अजय को उसकी गैर मौजूदगी में हवेली में जाने से ले जाना ठीक रहेगा। लेकिन कई विचार में डूबा हुआ वो जब हवेली आ पहुंचा तो देखा श्रद्धा आंगन में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी पार्क की, वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो श्रद्धा ने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे युवराज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ पर अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। कहता हुआ वो घर के अंदर आया तो देखा डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, फ्रेश होकर पहले खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाना। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आराम करना चाहता हूँ। श्रद्धा ने अपने हाथ की पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, अब तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। ऐसा आखिर किया क्या है मैंने? एक बस तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो 2 कमरों क्या खोल लिया और अपनी 2-4 आदतों को बदल क्या दिया तो तुम तो मुझे इस तरीके से ट्रीट करने लगे जैसे पता नहीं मैंने क्या अपराध कर दिया हो। क्यों छोटी सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे? मैं तुम्हें हद से ज़्यादा बढ़कर प्यार करती हूँ, बस इसी की सज़ा दे रहे हो ना मुझे। प्लीज़ श्रद्धा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं फ्रेश होने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे भूख लगेगी तो मैं नीचे आकर खा लूँगा। तुमसे कहा ना, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। युवराज तो कब का उसका हाथ झटक कर ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। वो अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे फोटो फ्रेम पर गई। उस फ्रेम में उसके श्रद्धा की शादी वाले दिन की फ़ोटो लगी थी। उसने उस फ्रेम को हाथ में लिया और कहने लगा, सॉरी श्रद्धू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना था, लेकिन ना जाने क्यों जब भी तुमसे बात करता हूँ लगता है तुम जैसे मेरे श्रद्धू नहीं हो। ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात के तह तक ज़रूर जाऊँगा और अगर मैं गलत ठहरा तो तुम तो सज़ा दोगी, वो मुझे मंजूर होगी। उसने फ्रेम को नीचे रखा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। सुबह से वो घर के बाहर ही था, ऑफिस में भी लंच कुछ ठीक से नहीं किया था, भूख तो उसे लग रही थी। फ्रेश होने के बाद वो नीचे हॉल में गया तो श्रद्धा भी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई, उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, मैं जानती थी तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। देखो तो मैंने आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है, लेकिन अब तो सब ठंडा हो गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं अभी 2 मिनट में खाना गर्म करके लाती हूँ। शंकु, ज़रा इधर तो आओ, ये सब खाना अंदर ले जाने में मेरी मदद तो कर दो। इस बीच युवराज बारीकी से श्रद्धा को निहार रहा था। इससे पहले तो उसने कभी ऐसी शक भरी नजरों से उसे देखा ना था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं इस बात के तह तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं श्रद्धा को दोष नहीं दे सकता। अच्छा होगा अगर अभी मैं नॉर्मल ही बिहेव करूं। ऐसा सोच वो खाना खाने बैठ गया। उसके बाद रात को वो काफ़ी देर तक अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। हमेशा की तरह लैपटॉप बंद करने से पहले उसने एक बार अपने मेल्स चेक किए। उसे याद आया कि 2-3 दिन पहले ही उसने साक्षी को मेल किया था और उसका मोबाइल नंबर मांगा था। इनबॉक्स खोलते ही उसे साक्षी का मैसेज दिखा और उसने मेल ओपन किया। उसमें लिखा था कि 1 दिन पहले ही उसका मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया है, इस वजह से सिम भी खराब हो गया है। अब उसे नया नंबर लेना पड़ेगा। नया नंबर मिलते ही वो उसे कॉल करेगी। साक्षी का मैसेज देख युवराज ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो भी सोने की कोशिश करने लगा।
बहुत देर तक वो अजय की कई बातों को सोचता रहा। इसी बीच उसकी आंख लग गई और वो सो गया। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे ही उठ गया था। तैयार होते हुए उसने सोती हुई श्रद्धा को देखा तो उसका मन किया कि वो उसे जगाकर उससे बात कर फिर ऑफिस के लिए निकले, लेकिन ना जाने कि उसने ऐसा नहीं किया। वो बस जल्दी से तैयार हुआ, बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। वो ऑफिस पहुंचा ही था कि श्रद्धा ने उसे कॉल कर पूछा, तुम इतने जल्दी ऑफिस क्यों चले गए? मुझे जगाया भी नहीं और शंकु बता रही थी कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया। इससे पहले तो कभी मुझे तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ऑफिस में काम था इसीलिए मैं जल्दी आ गया। नाश्ते की टेंशन मत लो, मैं यहाँ कुछ खा लूंगा, अभी काम है, फोन रखता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। असल में उसका ऑफिस के किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे तो बस दोपहर का इंतजार था। वो जल्द से जल्द जिससे मिलना चाहता था ताकि वो सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। दोपहर तक ऑफिस में रुकने के बाद युवराज ने हाफ डे की छुट्टी ली। वो संजय के कैफे में चला गया। संजय उसी का इंतजार कर रहा था। अजय अभी तक पहुंचा नहीं था। युवराज को परेशान देख संजय ने उससे कहा, तो फालतू में इतना लोड ले रहे हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अजय के आने तक तुम्हें बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ, साथ में कुछ रोटी सैंडविचेस भी हो जाएं, फिर देखना तुम्हें एकदम फ्रेश महसूस होगा। दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी कॉफी खत्म की थी कि अजय भी वहां पहुंच गया। सॉरी यार देर हो गई, दरअसल ट्रैफिक में फंस गया था। कोई बात नहीं, समय का सदुपयोग करते हुए हमने थोड़ी पेट पूजा भी कर ली है। कहो तो तुम्हारे लिए भी भेजता हूँ कुछ। अरे नहीं थैंक्स, बट मेरा लंच हो चुका है तो ठीक है, अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ अपने काम पर चलता हूँ। कोई भी जरूरत हो तो बस एक आवाज़ देना, कॉर्नर के इस टेबल पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। थैंक्स यार भी कहता और थैंक्स भी। चलो अब तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर संजय वहां से चला गया। हाँ तो युवराज, आर यू रेडी? युवराज ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। अजय ने आगे कहा, पहले तुम मुझे सारी बातें बताओ, उसके बाद कुछ सवाल मैं तुमसे करूंगा। लेट्स स्टार्ट। ये लगभग 5 साल पहले की बात है जब हम लोग देहरादून से कॉलेज में पढ़ते थे। चूंकि तुम मेरे क्लासमेट रह चुके हो तुम्हें याद होगा। क्लास में मेरा एक ग्रुप था जिसमें मैं, आकाश, संजय, अर्जुन और गौरव के साथ साथ 2 लड़कियां भी शामिल थी। हाँ मुझे याद है, पारुल और साक्षी। सही कहा ना? हाँ सही कहा। श्रद्धा से साक्षी की चचेरी बहन है। वैसे भी उस वक्त हम सिर्फ क्लासमेट ही थे। तुम और तुम्हारा सारा ग्रुप अपनी मस्ती में रहते थे। हाँ और तुम बिल्कुल पढ़ाकू किस्म के स्टूडेंट थे अजय, इसलिए तुम्हें हमसे जमती नहीं थी, तुम्हें याद होगा। के साइड में एक और आर्ट्स कॉलेज था। श्रद्धा उसी कॉलेज में पढ़ती थी। 1-2 बार साक्षी की वजह से मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके बाद मैं छिप छिप कर उससे मिलता रहा। श्रद्धा भी मुझे चाहने लगी थी। फिर जब हमने साक्षी को अपने दिल की बात बताई तो वो भी हमारी मदद कर दिया करती थी, लेकिन वो अक्सर मुझसे कहती थी कि उसके बड़े पापा यानी श्रद्धा के पापा कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी वो हम लोग मिलते रहे। मेरे कॉलेज का आखिरी साल था, मुझे कैंपस प्लेसमेंट कहता उसी साल जॉब भी मिल गई थी। तब तक मैंने और श्रद्धा ने भी एक होने का फैसला कर लिया था। मैं उसके पापा से मिलने गया। साक्षी के कहने के मुताबिक मुझे तो यही लगा था इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं, लेकिन उसके विपरीत श्रद्धा के मम्मी पापा दोनों इस रिश्ते के लिए तुरंत ही मान गए। उनके लिए उनकी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। मेरी पढ़ाई पूरी होती हमारी शादी तो हो गई, लेकिन श्रद्धा तभी भी पढ़ रही थी। उसके कॉलेज का 1 साल बाकी था। मैं देहरादून से दिल्ली आ गया और जॉब ज्वाइन कर ली। हम लोग फोन से जुड़े रहे। बस साल भर बाद ही हमारी शादी तय हो गई। शादी के 1.5 साल बाद ही मुझे मेरी कंपनी ने 4 महीनों के लिए फॉरेन ट्रिप पर भेज दिया। चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बिजी शेड्यूल वाला था और सिर्फ 4 महीने की ही बात थी, इसलिए मैं श्रद्धा को अपने साथ लेकर नहीं गया। वहां से लौट कर आया तो उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। अच्छा तो श्रद्धा देहरादून से ही है। उसके मम्मी पापा भी तुम्हारे रिश्ते से खुश थे, अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की थी पारुल, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसी थी? क्या वो अभी भी टच में है? पारुल? हाँ सोशल मीडिया के जरिए कभी उससे बात हो जाती है। वो भी कैलिफोर्निया में है अपने पति के साथ। मगर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसका इस बात से क्या लेना देना? जब अजय ने पारुल और उसके बारे में पूछा तो युवराज को ये बात अजीब लगी, लेकिन आगे उसने कुछ कहा नहीं। वो अजय के जवाब देने का इंतजार करने लगा। लेना देना हाँ उस बात से है जो तुम्हारे श्रद्धा के अतीत से जुड़ी है। सबका इससे क्या लेना देना है? तुम्हारे ग्रुप के सारे दोस्तों को मैं अक्सर यहाँ इस कैफे में मिलता रहता हूँ, उन सब पर मेरा शक कम है। बस अब पारुल और साक्षी के बारे में मुझे ठीक से छानबीन करनी है। हमें यहाँ पहलू से सोचना पड़ता है, तुम बस मेरे सवालों के जवाब देती जाओ। अच्छा अब बताओ, साक्षी वो तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर ही है, अब उसके साथ तो तुम्हारा मिलना जुलना होता होगा? हाँ बिल्कुल, उसने तो कॉलेज टाइम में भी मेरी और श्रद्धा की बहुत हेल्प की थी। हम दोनों के बहुत ज़्यादा करीब है। फिलहाल वो अमेरिका में अपने मौसी के पास गई। एक्चुअल में जब मैं प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था तो साक्षी श्रद्धा के साथ ही थी। दोनों बहनें मेरे घर पर रुकी ही थी। मेरे आने के कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका चली गई। ओह तो क्या तुम्हारी उससे बात हुई? उसके बाद हाँ हुई थी। 2 बार मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी। उसके बाद एक दिन मैंने उसे मेल भी किया था जिसका जवाब कल रात ही मुझे मिला। अच्छा तो ठीक है, अब ये बताओ साक्षी के साथ कॉलेज टाइम में तुम्हारे रिलेशंस कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। वो शुरू से ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही। थोड़ी टॉम बॉयज टाइप थी है। वो श्रद्धा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कॉलेज टाइम में उसकी हर बात का ख्याल रखती थी। साथ ही मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है उसने।
हमेशा शरारत से भरी हुई। मेरी और श्रद्धा की शादी तय होने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो अक्सर श्रद्धा से फ़ोन पर बात करता था। कई बार ये शरारत साक्षी उसकी मिमिक्री कर मुझे परेशान करती थी। मेरी शादी के एक दिन पहले मैं श्रद्धा से मिलना चाहता था, तब साक्षी उसे लेकर बाहर होटल तक आई थी। उस रात बात के लिए हम तीनों को बड़ों से खूब डांट पड़ी थी। बहुत प्यारा रिश्ता है हम तीनों का। ओह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो ठीक है, मुझे कुछ और भी डिटेल चाहिए जिसके लिए शायद मुझे तुम्हारे फ़ोन और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मेरा फ़ोन और लैपटॉप? मगर क्यों? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ यार, विश्वास की बात नहीं है। मैं बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा था। आखिर क्या जानकारी मिल जाएगी तुम्हें मेरे फ़ोन और लैपटॉप से? ये सोचने का काम मेरा है, तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। अब ये बताओ, मैं और मिस मरीना तुम्हारी हवेली में कब आ सकते हैं? दरअसल बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि श्रद्धा को इस बारे में पता चले कि मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। तुम तो मेरे क्लासमेट हो, लेकिन मिस मरीना एक मशहूर डिटेक्टिव हैं। उन्हें देखते ही श्रद्धा कहीं मुझे गलत ना समझ ले। भले ही वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। बस एक छोटे से शक की वजह से मैं हमारे रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे समझोगे। उसके घर पर रहते हुए मैं आप दोनों को नहीं बुला सकता। हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। जानते हो युवराज, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम इतनी इमोशनल व्यक्ति हो। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर बात वही है तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इससे बात बिगड़ भी सकती है। क्या मतलब है कि ज़्यादा वक्त नहीं है और बात बिगड़ सकती है? देखो युवराज, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मगर जिस एंगल से मैं इस केस को देख रहा हूँ, सवाल किसी की ज़िंदगी और मौत का भी हो सकता है। हमें आज या कल में तुम्हारी हवेली में विजिट करनी होगी। एक बात और, जब हम लोग आएँ तो तुम्हारे घर के सभी नौकर भी उस वक्त मौजूद ना हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं उन्हें किसी बहाने से बाहर भेजना होगा। युवराज ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तुम कह रहे हो डराना नहीं चाहता, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारी बातें मुझे डरा रही हैं। काम डाउन युवराज, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप और फ़ोन ले जाऊँ? ठीक है, 1 घंटे के बाद ये कैफ़े में तुमसे मिलता हूँ। तब तक तुम सोच लो हमें किस वक्त हवेली की ओर जाना है। ठीक है अजय। इतना कहते हुए युवराज ने अपना फ़ोन और लैपटॉप अजय की ओर बढ़ा दिए। सभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। अजय ने उसको फ़ोन देते हुए कहा, श्रद्धा का मैसेज है, तुम एक बार चेक कर लो। उस वक्त अपने फ़ोन में श्रद्धा का मैसेज देख युवराज को कुछ हैरानी हुई। अक्सर जब उसे काम होता तो वो डायरेक्ट कॉल कर लिया करती थी। उसे अपना फ़ोन लिया और चेक किया। इसमें लिखा था, अचानक मेरे हाथ की जलन फिर से बढ़ जाने के कारण मुझे डॉक्टर काम्बोज के पास जाना होगा। 4 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। फिर से मुझे घर पर ना पाकर गुस्सा मत हो जाना। सी यू इन इवनिंग, लव यू। उसका मैसेज पढ़ते युवराज को ख्याल आया, यही अच्छा मौका है मिस मरीना और अजय को हवेली में ले जाने का। लेकिन माधव और शंकु का क्या? उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जारी है।